अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूं अपने उर्दू नॉवेल्स रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं निमरा अहमद का नॉवल पारस। लेकिन आज के एपिसोड से पहले हमेशा की तरह एक छोटा सा रिमाइंडर कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि इसी तरह आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड ऑफ पारस। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ एहसान साहब कि आप बतौर ख़ास इतने शॉर्ट नोटिस पर आए। कॉरिडोर के सिरे पर पारस बहुत तशक्कुर से मुस्कुराती साथ खड़े साहब से कह रही थी। शॉल कंधों के गिर्द, पर्स कोहनी पे, सीधे बाल और खूबसूरत मुस्कुराहट। एहसान साहब पे उसके रौब में मजीद इजाफा हुआ। उन्होंने सर को खम देकर जैसे शुक्रिया कबूल किया। मिसेस रिजवान, ये मेरा फ़र्ज़ था। मैं आपके किसी काम आऊँ, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है मेरे लिए। रिजवान साहब के बहुत एहसान है मुझ पर। बहुत अच्छा लगता है जब एक शख्स की आप हर एक से तारीफ सुने और वो आपका बहुत अपना भी हो। इसीलिए मैं हर साल की तरह इस पार्टी को वैसे ही अरेंज करना चाहती हूँ जैसा कि उनके वक्त हुआ करती थी। मुझे ये चीज़ बहुत खुशी देगी। पारस नरमी से मुस्कुराई। आप बेफिक्र रहें, मेरी टीम हर मुमकिन कोशिश करेगी कि आपकी तवक्कुआत पर पूरी उतरे। वैसे कोई ख़ास थीम है आपकी नज़रों में? वो दोनों कॉरिडोर के सिरे पर खड़े बातें कर रहे थे। जहाँ कॉरिडोर खत्म होता वहाँ शीशे का दरवाजा था। उसके पार चंद ऑफिस केबिन बने नजर आ रहे थे। वहाँ चहल पहल जारी थी। मसरूफियत अपने अरूज पर थी। नहीं, मैं इतनी क्रिएटिव होती तो आपको क्यों बुलवाती। वो झीम कर मुस्कुराई। बस मैं चाहती हूँ कि आप हर चीज़ पिछली दफ़ा की तरह अरेंज करें। मगर मेरा मशवरा ये होगा कि हम पिछली दफ़ा से बढ़कर सब कुछ करें। इंसान को इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रखनी चाहिए। एहसान साहब बहुत खुश नज़र आ रहे थे। इसी खुशगवार मूड में उन्होंने यूं ही दाईं तरफ देखा, जहाँ शीशे के दरवाजे के पार केबिन था, और सताई से मुस्कुराए। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि फैज़ान साहब आपके साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं और होटल के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वैसे कब वो आए मरी? पारस की मुस्कुराहट मासूम हुई, आंखें अचंभे से सिकुड़ी। उसने उनकी निगाहों के ताक़ुब में देखा, जहाँ एक केबिन के बाहर हाथ में फाइल पकड़े फायज फोन पर किसी से बात कर रहा था। जी? पारस ने उलझी हुई निगाहों से एहसान साहब को देखा। वो फैजान साहब है ना, रिजवान साहब के भाई? उनकी बात कर रहा हूँ। वो ग्रे कोट में। अभी आते हुए उन्हें देखा, मसरूफ नजर आ रहे थे, मिल नहीं सका। वापसी पर मिल लूंगा। मुझे पता तो चला था कि वो लाहौर आए थे पिछले माह, मगर ये नहीं इल्म था कि वो आपके साथ इधर काम कर रहे हैं। फारस बिल्कुल ठहरी हुई, कभी उनको देखती, कभी दूर फोन पर मसरूफ नजर आते फायज को। वो ग्रे कोट वाले जो फोन पर बात कर रहे हैं? उसने ठहर ठहर कर पूछा। आर यू श्योर वो रिजवान का भाई है? जी बिल्कुल। वो हैरान हुए। इतने सालों से देख रहा हूँ उनको, क्यों नहीं पहचानूंगा। पारा से दूर नजर आते फायज को देखा। फैजान हयात, फायज हसन। उसके चेहरे पर सख्ती दर आई, आंखों में अंगारे दहकने लगे, लब भिंच गए, इतने जोर से कि गर्दन की रगें उभरने लगी। तो ये है फैजान। वो जेरे लब बड़बड़ाई। क्या आपको नहीं मालूम ये फैजान साहब हैं? एहसान साहब अपनी हैरत का इजहार किए बिना न रह सके। पारस बदिकत मुस्कुरा पाई। अगर मुझे नहीं मालूम तो इसका वाज़ेह मतलब है कि फैज़ान साहब मुझे नहीं बताना चाहते। इसलिए मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर वो नहीं खुद को ज़ाहिर करना चाहते तो आप उनको नहीं बताएँगे हमारी इस गुफ्तगू के बारे में। मगर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो हक़-दर थे। मुझे वो खुद बेहतर जानते होंगे, मगर मुझे उम्मीद है कि आप मेरे कहे का मान रखेंगे। वो खुद को मुकम्मल तौर पर कंपोज़ कर चुकी थी। बताने से कहकर पलट गई। जाते वक़्त उसने फ़ाइज़ को दोबारा ज़रूर देखा था। अपने ऑफिस में आकर उसने पर्स मेज पर करीबन फेंका और कुर्सी पर गिरकर कनपटियों को उंगलियों से दबाया। अंदर बाहर तूफान से चल रहे थे। शौक, बेयकीनी, धोखा, तौहीन। उसके चेहरे पर हर एहसास रकम था। पिछले कुछ दिनों के मनाजिर उसके सामने चलने लगे। फायज को उसका सूप गिराना, अपनी बहनों और मांग की मोहब्बत के किस्से दोहराना, उसे रिजवान हयात के रिश्तेदारों के बारे में सवाल करना, उसे शिजा का जिक्र छेड़ना। कुछ इत्तेफाक न था, सब प्लानिंग थी। पारस ने सर सीट की पुष्ट से टिकाकर आंखें मूंद लीं। उसको अजीब थकन सी महसूस हो रही थी। वो फ़ाइज़ को पहचान नहीं सकी। वो धोखा खा गई। वो फ़ेल हो गई। मगर मगर क्या वो अब भी फैज़ान को ठीक पहचान रही है, या अभी तक उसकी आमद की असल मकसद से नावाकिफ़ है? पारस हौले-हौले कनपटियों को मसलने लगी। उसे खुद को पुरसुकून करने के साथ-साथ आने वाले दिनों का लाया अमल भी तय करना था। उसे क्या करना चाहिए? पहला स्टेप वो क्या उठाए? दरवाज़ा ज़रा-सी आहट के साथ खुला और तनवीर साहब अंदर दाखिल हुए। पारस ने गर्दन उठाकर उन्हें देखा, मुस्कुराई नहीं, बस खाली-खाली निगाहों से देखती रही। बैठिए। कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो शुक्रिया कहते हुए बैठे।
सवेरा कानूनी कार्रवाई का कह रही थी। गालिबन वो लाश का पोस्टमार्टम करवाना चाहती है। पारस जवाबी तबसरा किए बगैर उनको देखती रही। मगर फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। फैजान शायद ऐसा नहीं चाहता। फैजान वापस कब आ रहा है? बिना पलक झपके उन्हें देखते हुए उसने पूछा। तनवीर साहब ने हल्के से शाने उचकाए। मैं कुछ कह नहीं सकता। शायद वो अभी कुछ अरसे तक वापसी के बारे में नहीं सोच रहा। खैर, इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक और बात भी करनी थी। जरा से तवक्कुफ के बाद वो बोले, आपके भाई शकील साहब मुझे वो कुछ ठीक आदमी नहीं लगते। मुझे तो अब यहाँ बहुत से लोग ठीक नहीं लगते तनवीर साहब। वो उन पर निगाहें जमाए चुभते हुए लहजे में बोली। मगर हम शकील की बात कर रहे हैं। आप उनसे थोड़ी सी एहतियात करें। वो तनवीर साहब, आपको याद होगा कुछ माह कबल आपको मैंने जो रकम ट्रांसफ़र की थी, उसका एक ही मकसद था। रिजवान की मौत और आसपास के वाकयात को अच्छे से कवर अप करना और हमारे मनपसंद नताज सामने लाना। हमारी इस डीलिंग में ज़ातियात पर बात करना शामिल नहीं था। इसलिए आप मुझे शकील या किसी दूसरे की असलियत मत बताएं, क्योंकि एक बात मैंने आप पर पहले दिन से वाजे की थी कि ना आप मेरे साथ वफादार हैं, ना मुझे आप पर एतबार है। कुछ हुआ है मैम? तनवीर साहब अब गौर से पारस को देख रहे थे। जी, और वो ये है कि आप मेरे ऑफ़िस आकर मुझसे मेरे भाई का ज़िक्र कर रहे हैं और ये बात मुझे पसंद नहीं आई। उसका लहज़ा ख़तरनाक हद तक संजीदा था। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। आप जानती हैं मैं सिर्फ़ आपकी ख़ैर-ख़्वाही अज़ीज़ रखता हूँ। वो मुतासब नज़र आने लगे। आप जा सकते हैं, मुझे कुछ काम करने हैं। वो रुख़ ज़रा फेर कर कंप्यूटर की तरफ मुतवज्जे हो गई। तनवीर साहब ख़ामोशी से उठ खड़े हुए, अलबत्ता वो कुछ खटके हुए लग रहे थे। फ़ाइज़ चंद फ़ाइल्स उठाए कॉरिडोर में चलता जा रहा था जब किसी ने उसे पुकारा। फैज़ान साहब? वो अपने कदमों पर मुंजमद हुआ, मगर अगले ही लम्हे जैसे आग की हिद्दत से पिघल कर पलटा। सामने एहसान साहब खड़े थे। खुशगवार हैरत से उसे देखते मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाए। ओह एहसान साहब, अस्सलाम वालेकुम। उसने बदिक्कत मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। आप इधर होते हैं? हैरत है। मिसेस पारस से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि आप अमेरिका से नहीं आए। वो बहुत हैरत से कह रहे थे। फैजान के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। पेशानी की रगें तन गईं। उसने एक गहरी सांस लेकर सर झटका। मैं किसी वजह से इधर हूँ, मगर मिसेस पारस को इस बात का इल्म नहीं होना चाहिए कि मैं रिज़वान हयात का भाई हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा नहीं होने देंगे। वो जल्दी-जल्दी कहने लगा। मगर सर, वो क्या आपको पहचानती नहीं हैं? एहसान साहब, क्या आप मेरे राज़ को राज़ रख सकते हैं? उसे जवाब दिए बिना दो टोक लहजे में पूछा। एहसान साहब ने परेशानी भरे चेहरे के साथ सर इस बात में हिला दिया। आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएँ। मैं पहले आपसे कभी मिला ही नहीं। गुड। वो अपनी परेशानी छुपाता संजीदगी से कहता पलट गया। कॉरिडोर खाली हो गया तो एहसान साहब ने मोबाइल से एक नंबर मिलाकर उसे कान से लगाया। जी मिसेस पारस, उनको यकीन है कि उनके बारे में मैं आपको खबर नहीं दूंगा। आप बताएं मेरे लिए क्या हुक्म है? मुझे फैज़ान हयात के बारे में हर वो मालूमात चाहिए जो आप इकट्ठी कर सकें, और ये काम आज ही होना चाहिए। श्योर मैम, उन्होंने पुख्ता लहजे में कहकर कॉल काट दी। पारस थके थके अंदाज में सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। लाउंज में बैठे शकील और फिरोजा लाउंज में बैठे शकील और फिरोजा ने ये महसूस ज़रूर किया था, मगर बोले कुछ नहीं। बस खामोशी से मेवे खाते रहे। वो इतनी खामोशी से ऊपर चली गई। कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर सब वीरान सा नजर आया। धोखाधड़ी का एहसास इंसान को अंदर बाहर से वीरान कर देता है। खुद पर से एतबार उठने लगता है। मैं क्या इतनी बेवकूफ़ थी? क्या मैं इतनी बेवकूफ़ हो सकती थी? वो वहीं चौखट में खड़ी रही। कोहनी पर टंगा बैग जाने कब फिसल कर फर्श पर आन गिरा। कॉरिडोर में रोशनी थी, अंदर अंधेरा था। वो रोशनी में खड़ी अंधेरे का मंजर देखने लगी। वो अंधेरे में खड़ी रोशनी की उम्मीद तलाश करने लगी। उम्मीद का वो दिया जो सामने नजर आते कमरे को रोशनी में नहला दे। ऐसी बेकरार रोशनी जिसमें उस कमरे की हर शय पर सब्त हर याद का अक्स जिंदा मुजस्सम होकर सामने आ जाए। ऐसी रोशनी जो कहानी सुनाने लगे, माजी के एक दिन की कहानी। रिजवान हयात ने दरवाज़ा धकेला तो वो खुलता चला गया। अंदर बेडरूम चकाचौंध रोशनी में नहाया हुआ था। ये है तुम्हारे पसंदीदा घर का सबसे खूबसूरत कमरा, हमारा कमरा। उन्होंने अंदर कदम रखते हुए जैसे तारुफ करवाया। उसका कमरे से या कमरे का उससे, वो फैसला न कर सकी। बस दाएं से बाएं देखते हुए चौखट पार की। वो सिल्क की गहरी नीली साड़ी में मलबूस थी। घर सेंट्रली हीटेड था, इसलिए शॉल ओवरकोट नीचे स्टैंड पर चौड़ाई थी। सीधे बाल कमर पर, जरा सा मेकअप, गर्दन में हीरों का एक नाजुक हार जो आज के मौके के लिए रिजवान ने 2 रोज़ कबल दिलवाया था। उसका चेहरा पुरसुकून था मगर उदास भी। आंखों में एहसास तशक्कुर और तमानियत थी, मगर एक चुभन भी। हल्की सी तकलीफ जो बाएं पहलू में अक्सर उन लोगों को उठती है जो कभी किसी को उधर बसा लेते हैं और जो फिर हमेशा उनसे बिछड़ जाते हैं। रिजवान एक आरामदेह आरामदेह आर्म चेयर पर बैठ गए थे और अब टांग पर टांग रखे बहुत गौर से उसे देख रहे थे। क्या तुम खुश हो? पारस जरा सा मुस्कुराई। उसकी आंखों में मलाल झलका।
شجاع سے بچھڑنے کا غم نہیں، بلکہ اسے کبھی دل میں اتنی سی جگہ بھی دینے کا پچھتاوا جس کے وہ قابل نہ تھا۔ میں جانتی ہوں میں آپ کے ساتھ خوش رہوں گی۔ 15 دن پہلے میں آپ کے نام کے علاوہ کسی چیز سے واقف نہ تھی، مگر 15 دن بعد کی اس تبدیلی پر مجھے نہ پچھتاوا ہے نہ افسوس، اور نہ ہی یہ احساس کہ ہم نے عجلت سے کام لیا۔ میں خوش ہوں، مطمئن ہوں۔ بہت اعتماد سے کہتی وہ بیڈ کے کنارے پر آ بیٹھی۔ وہ اس کی بات پر مسکرائے۔ ان کا چہرہ اتنا مہربان اور نرم تھا کہ وہ 10 سال اسی پائنتی پر بیٹھی ان کو یوں ہی دیکھ سکتی تھی۔ وہ نقوش کے وجہ نہیں تھے مگر دل کے ضرور تھے۔ مگر مجھے احساس ہے کہ ہم نے عجلت سے کام لیا۔ یقیناً سویرا اور فیضان اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس کے باوجود میں خوش ہوں۔ دوسرے فکرے کے دوسرے نام تک ہی وہ پہنچے تھے کہ پارس کے حلق میں کوئی کڑوی گولی آ پھنسی۔ اس کے تاثرات میں سوگواریت در آئی۔ آپ ان کو بتا دیں۔ ابھی نہیں پارس، ابھی میں کچھ دن سکون سے گزارنا چاہتا ہوں، اس کے بعد بتا دوں گا، سب کو بتا دوں گا۔ مجھے اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں رہا۔ ان کی مسکراہٹ میں اداسی در آئی۔ مجھے لگتا ہے میری موت قریب ہے، ایسے میں کچھ دن اپنے لیے جینا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتی تھی امی اور شکیل جیسے صرف ایک ہیں دنیا میں، اور وہ خود ہی ہیں۔ مگر جب سے میں آپ کے توسط سے مسز سویر اور فیضان کو جاننے لگی ہوں، میں بہت دکھ محسوس کرتی ہوں۔ وہ خود کو کہنے سے روک نہیں پائی، مگر اس سب کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ آپ ان کی کمی محسوس کر رہے ہیں۔ آپ کہہ نہیں رہے، مگر آپ کی خواہش تھی کہ فیضان اس وقت آپ کے ساتھ ہوتا۔ آخر وہ میرا بھائی ہے، میرے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ وہ آزردگی سے مسکرائے۔ پارس اچنبے سے انہیں دیکھا۔ میں شکیل اور امی سے کبھی محبت نہیں کر سکی، بس دلی کی وجہ سے ایکسپلائٹ ہوتی رہی۔ آپ فیضان اور سویرے سے محبت کرتے رہے اور محبت کے ہاتھوں ایکسپلائٹ ہوئے۔ کیا اس آگہی کے بعد بھی آپ کی محبت میں فرق نہیں آیا؟ وہ نہیں جانتی تھی اپنی شادی کی رات وہ ان دو ناپسندیدہ ہستیوں کا ذکر کیوں کر رہی تھی۔ فیضان اور سویرا میں فرق ہے پارس۔ فیضان مجھے قتل کر دے، میں تبھی اس کے بارے میں برا نہیں سوچ سکتا۔ کمرے کی روشنی مدھم ہوئی، یہاں تک کہ اندر اندھیرا چھا گیا۔ وہ روشن کوریڈور میں کھڑی رہ گئی۔ اندھیرے سے روشنی تک کا سفر لمحوں میں طے ہو گیا۔ صدیوں کی تھکن چھوڑ گیا۔ اس نے جھک کر پر زمین سے اٹھایا اور اندر آئی۔ بیڈ کی پائنتی پر ٹھیک اسی جگہ بیٹھی جہاں 8 9 سال قبل اس رات بیٹھی تھی۔ سامنے والی آرم چیئر خالی تھی۔ اسے ابھی خالی لڑنا تھا۔ موبائل کی بیپ بجی تو اس نے اسے پرس سے نکالا۔ احسان صاحب کی ای میل آئی تھی۔ پارس مستقل کے منجھار سے خود کو ماضی اور مستقبل کے منجھار سے خود کو نکال کر پوری طرح سے ای میل کی طرف متوجہ ہوئی۔ فیضان حیات، شناختی کارڈ کی تصویر، سی وی کی کاپی، تعلیمی اسناد، تمام جابز کا ریکارڈ، یہاں تک کہ ایک فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بھی۔ رائل ہوٹل کی لاہور برانچ والی ایک تقریب کی تصاویر میں بھی وہ کھڑا تھا، گرے پینٹ میں سنجیدہ اور نمایاں، وہی جو آج کل اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہوتا تھا۔ اس کے سامنے اس تصویر میں 20 لوگ ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ فائد اور فیضان ایک ہی تھے، اسے کیوں علم نہ ہو سکا؟ مجھے وہ اتنا سخت ناپسند تھا کہ میں نے کبھی اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ خود سے بڑبڑائی۔ ایک تلخ مسکراہٹ چہرے پر ابھر کر معدوم ہوئی۔ دروازے پر مانوس سی دستک سنائی دی۔ پارس نے پلٹ کر دیکھا۔ چوکھٹ میں افضل بابا کھڑے تھے۔ بی بی، کھانا لاؤں؟ مؤدب ہاتھ باندھے سر جھکائے اس نے ایک نظر انہیں دیکھا اور دوسری نظر موبائل پر فیضان کی تصاویر پر ڈالی۔ تیسری نظر جب افضل بابا کی طرف اٹھائی تو وہ غور سے باریک بینی سے انہیں دیکھتی پرکھتی ہوئی نظر تھی۔ گھنٹے تک لگائیے گا کھانا بابا، الفاظ ادا کرتے ہوئے اس نے لمحے بھر کے لیے بھی آنکھیں ان سے نہ ہٹائیں۔ وہ جانتے تھے، وہ سب جانتے تھے، بس اس کو بے خبر رکھا۔ بہت بہتر۔ وہ تعظیماً سر جھکائے باہر چلے گئے۔ فارس خاموش نظروں سے خالی چوکھٹ دیکھتی آنے والے دنوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ رضوان، فیضان اور سویرا کے مری والے بڑے گھر کے ڈرائنگ روم خاصا شاندار تھا۔ شاہانہ انداز کی سجاوٹ اور زرد روشنی۔ شکیل ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے ہر شے کو نگاہوں سے سراہ رہا تھا۔ سامنے بیٹھی سویرا جیسے بہت دیر سے ضبط کر رہی تھی، بلاخر چبا چبا کر بولی، تم یہاں اس طرح سرے عام آنے کا مقصد؟ چائے کے کتنے کپ پینے کے بعد بتاؤ گے؟ آپ کو میرے آنے پر اعتراض ہے یا یوں چائے پینے پر؟ شکیل نے ہنس کر سر جھٹکا اور ایک طویل گھونٹ بھرا۔ مجھے ہر چیز پر اعتراض ہے۔ وہ پھٹ پڑنے کو بےتاب تھیں۔ جب میں نے کہا تھا کہ تم سے رابطہ میں خود کروں گی تو تم یوں کیوں منہ اٹھا کر آ گئے؟ بس بھائی، ہم تو پارٹنرز ہیں، اب اتنا بھی کیا کہ مل نہ سکیں؟ پارٹنرشپ کی آفر میں کسی بھی وقت ختم کر سکتی ہوں شکیل، یاد رکھو، میں یہ کام کسی سے بھی کروا سکتی ہوں۔ وہ خطرناک لہجے میں بولی تو شکیل پھر سے ہنسا۔ پارس تو آپ کی دشمنی سے واقف ہے، مگر سوچ لیں، اگر اسے کسی اور نے قتل کیا تو کیا میں پولیس کے پاس جا کر نہیں کہوں گا کہ اس کام کی آفر سویرا صاحبہ نے پہلے مجھے کی تھی؟ یاد رکھیں، میرے پاس میری ماں کی گواہی بھی ہوگی۔ سویرا لب بھینچ کر رہ گئی۔ شکیل اس دفعہ پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ کیا چاہتے ہو؟ وہ غصہ دبا کر بولی۔ یہ اس طرح پیار سے بات کیا کرے نا۔
वो जैसे ये चीज़ कहने वाले अंदाज में खुशी से मुस्कुराया। परसों रात होटल की पार्टी है, उसमें मुझे ये काम करना है, मगर ज़ाहिर है इसके लिए मुझे लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत। लंबी बात कट करो और बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? उन्होंने तुर्शी से कहते हुए पर्स उठाया। शकील की आंखों में चमक दर आई। इतना तो हो कि मैं अपनी तैयारी मुकम्मल कर सकूं। सवेरा खामोशी से चेकबुक पर कुछ लिखती रही, फिर एक चेक फाड़ कर उसकी तरफ बढ़ाया। ये लो और इसी पर इक्तफा करो। शकील ने चेक पकड़ा, पढ़ा और मुस्कुराया, फिर तय करके जेब में रखा और उठ खड़ा हुआ। अब मज़ीद ज़हमत नहीं दूंगा आपको, जल्दी आपको एक अच्छी खबर सुनाऊंगा। यही तुम्हारी हक में बेहतर होगा। वह तंदो तेज निगाहों से उसे घूरती बमुश्किल जब्त कर रही थी। वो जैसे ही बाहर निकला, फैजान की गाड़ी गेट के करीब आई। शकील की उस तरफ पुश थी। फैजान फिर भी झुककर कुछ तलाश करने लगा। शकील निगाहों से ओझल हुआ तो फैजी कार अंदर लाया। बरामदे के दरवाजे को अबूर करके वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो सवेरा अभी वहीं बैठी थी। उसे देखकर बुरी तरह चौंक गई। तुम कब आए? रंगा जरा सी फक हुई। बेख्तियार फैजी की पुश्त पर देखा, जैसे तसल्ली करना चाह रही हो कि शकील चला गया है या नहीं। ये पारस का भाई इधर क्या कर रहा था? वो गहरी चुभती हुई निगाहों से उन्हें देखता उसी जगह आकर बैठा जहां अभी शकील बैठा था। फैजान को वो जगह गर्म लगी। सवेरा ने यकीनन बहुत देर शकील को वहां बिठाया था। सामने पड़े चाय के बर्तन भी अभी उठाए नहीं गए थे। वो मुझसे बात करने आया था। ये कहने की जायदाद पर उसका और उसकी बहन का हक है। लिहाजा मैं इस मामले में कभी टांग अड़ाने की कोशिश ना करूं तो बेहतर है। फैजान आंखें सुकेड़े आपा को देखता रहा। उसे जैसे यकीन नहीं आ रहा था। आपने क्या कहा? मैंने ठीक ठीक उसे उसकी औकात याद दिलाई। खूब बेइज्जत करके निकाला। वो तो लग ही रहा है। उसने एक नज़र चाय के लवाजमात पर डाली। सवेरा ने नज़रअंदाज किया, जैसे ये अहम बात ना हो। तुम सुनाओ, खैर से आए हो? आज एहसान साहब मिल गए। एहसान मलिक लाहौर वाली ब्रांच में काम करते हैं। वो सोफे पर पीछे होकर बैठते हुए बताने लगा। ओह, क्या उन्होंने तुम्हें पहचान लिया? जाहिर है, और मुझे यकीन दहानी भी करवाई है कि पारस को नहीं खबर होने देंगे, मगर बहरहाल जल्द या बदे ये राज खुल ही जाएगा। इसीलिए कहती हूँ, अहम डॉक्यूमेंट्स अपने कब्जे में करो। जायदाद के मुंतकली के कागजात सफ़े हस्ती से ही मिटा दो। और वो रुक गई। और पारस को कत्ल कर दूं, यही चाहती है ना आप? वो तलखी से मुस्कुराया। यहाँ आने से कबल तुम भी यही चाहते थे। तब मैं पारस को कातिल समझता था। क्या समझते हो? वो चमक कर बोली। फैजी चंद लम्हे के लिए बिल्कुल खामोश रह गया। कम से कम कातिल नहीं। वो बोला तो उसकी आवाज़ में सदियों की थकन थी। तो फिर कातिल कौन है? या तुम इस बात पर ईमान ले आए हो कि वो सीढ़ियों से गिरकर मरे थे? उन्होंने तोड़ तोड़ कर फिक्रा अदा किया, गोया पारस की नकल की। वो कत्ल हुए हैं मुझे यकीन है, मगर पारस नहीं, ये कोई और है। या तो तुम कातिल को जानते हो और उसे छुपा रहे हो, या तुम पारस को प्रोटेक्ट कर रहे हो। वो भी उसकी तरफ से मशकूक थी। आप क्या चाहती हैं, मैं पारस को कत्ल कर दूं? वो जिच हो गया। नहीं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। उनके मुंह से बेख्तियार फिसला। फौरन जबान दांतों तले दबाई। फैजान चौंका। क्यों? क्या इस काम के लिए कोई और मिल गया है? जब तुम ही कन्विंस नहीं हो कि वो कातिल है तो हम इसको सजा कैसे दे सकते हैं? तुम्हारे अप्रूवल के बगैर तो कुछ नहीं होगा फैजी। और होना भी नहीं चाहिए। वो सख्ती से बोला। सवेरा आपा ने सर को खम दिया, जैसे फर्मा बरदारी और तावन की यकीन दहानी की। फैजान अपनी सोचों में गुम था। ऑफिस में हुस्न भरी खामोशी फैली थी। पारस सीट की पुश्त पर सर टकाए, उंगलियों में कलम फैलाए छत को देख रही थी। सामने फाइल्स कागजात बिखरे पड़े तवज्जो के मुंतजिर थे, मगर उसके पास सोचने को बहुत कुछ था। इसी तरह सर रख के उसने इंटरकॉम का बटन दबाया और बोली, भाई साहब को भेजें। और बटन रख दिया। बाहर बैठी सेक्रेटरी मुस्तैदी से रिसीवर उठाकर फाइज को कॉल करने लगी। चंद मिनट बाद वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आता दिखाई दिया। पारस सीधी नहीं हुई। सर उसी तरह पीछे लगाए रखा। बस निगाहों से फाइज के चेहरे का अहाता किया। जी मैम। वो मुअद्दब सा खड़ा पूछ रहा था। अंदाज में मतानत थी, अदब था, मगर पारस उसकी आंखें देख रही थी। वो गहरी थी। मुआयना और मुशाहिदा करती पर रखती जांचती आंखें। आपसे एक बात करनी थी। उसने उसे बैठने को नहीं कहा। वो मुंतजिर सा खड़ा रहा। जी कहिए। आपके पुराने बॉस फैजान साहब, रिजवान के भाई, उनके बारे में कुछ बात करनी थी। जी बताएं। फैज के चेहरे के तासुरात तब्दील नहीं हुए। वो संजीदगी से और ध्यान से सुनने लगा, मगर उसकी आंखों के माइक्रो एक्सप्रेशन जरूर बदले थे। वो जरा चौकन्ना हुआ था। आगही का हादसा लगाए बगैर पारस को शायद कभी ये एक्सप्रेशंस नजर ना आते। आपने कहा था कि आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, क्या आप कर सकते हैं? जी। मेरे पास उनका नंबर और ईमेल एड्रेस है, मगर मैं नहीं जानता कि मेरे पैगाम को वो संजीदगी से लेंगे या नहीं। ज़रूर लेंगे, अगर वो पैगाम पारस रिजवान हयात की तरफ से हो। वो तलखी से मुस्कुराई। निगाहें एक पल के लिए भी फायज के चेहरे से नहीं हटाई थी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अलबत्ता आप प्रॉपर चैनल के थ्रू
मतलब उनकी सेक्रेटरी के ज़रिए भी पैगाम पहुँचा सकती हैं, तो फिर मैं क्यों? वो दरअसल उलझ कर बोला। यह फ़ायज़ हसन की उलझन थी। एक अदना मुलाजिम की मालिक के उसे अहमियत देने पर ज़ाहिर की जाने वाली उलझन। अलबत्ता फैज़ान हयात की आंखों में कोई उलझन न थी, बस वो गौर से उसे देख रहा था। क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है। थैंक्स मैम। क्या कहना है उनसे? कल रात हमारे होटल की एनिवर्सरी है, उनसे कहिए कि वो इनवाइटेड हैं। मिसेस सवेरा के साथ उनकी शिरकत भी मेरे लिए ज़रूरी है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि कल की पार्टी में वो ज़रूर आएंगे। श्योर मैम, मैं कह दूंगा। क्या आप उनको इनविटेशन कार्ड भी भिजवाएंगी? ये मेरा मसला है फ़ायज़ साहब, आप इसकी फ़िक्र न करें, जो मैंने कहा है बस वो करें। पारस ज़रा सा मुस्कुराई। फ़ायज़ खामोश हो गया, फिर सर को खम दिया और वापस पलट गया। पारस ने निगाहें वापस छत पर मरकूज़ कर दी। सफ़ेद फॉल्स सीलिंग की स्पॉटलाइट जगमगा रही थीं। उसकी नज़रें रोशनी के गोले से दूसरे पर फिसलती गईं। आंखें चुंधियाने लगीं, जैसे बहुत से चांद सफ़ेद चादर में फैला दिए गए हों। चांदनी ही चांदनी हर सू बिखरने लगी। जब वो छुट्टी, तो स्याह आसमान पर बस एक ही चांद नजर आ रहा था, गोल टिकिया की तरह का चांद। वो टेरेस की रेलिंग पर हाथ रखे खड़ी गर्दन उठाकर चांद को देख रही थी। शाल कंधों के गिर्द सख्ती से लपेटे, नीचे ओवरकोट, बंद बूट, अलबत्ता बाल खुले थे। रिजवान को उसके खुले बाल अच्छे लगते थे, और उसे रिजवान ही बहुत अच्छे लगते थे। आहट पर बेख्तियार पारस ने गर्दन मोड़ी। रिजवान खामोशी से आकर कुर्सी पर बैठ गए थे। ये उनके बेडरूम के सामने का टेरेस था, जहाँ दूर दूर तक फैले मरी के पहाड़ नजर आते थे। क्या हुआ? उसने तशवीश से उनका चेहरा देखा। वो फिक्रमंद नजर आ रहे थे। कुछ नहीं। उन्होंने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया। पारस उनके साथ कुर्सी पर आ बैठी। छुपाना चाहें तो मैं आपकी प्राइवेसी का एहतराम करूंगी, लेकिन अगर बताना चाहें तो मैं आपके एतबार पर अच्छा महसूस करूंगी। रिजवान ने गहरी सांस लेकर कहना शुरू किया। मैंने फैज़ी और सवेरा को अपनी शादी का बता दिया है। टेरेस पर खामोशी छा गई। सिर्फ चांद की चांदनी बोलती रही। तो उन्होंने क्या कहा? सवेरा बहुत गुस्सा हुई, नाराज़ हुई, रोने भी लगी और फ़ोन ठक से बंद कर दिया। मगर आपको इस बात ने परेशान नहीं किया। आप वो बताएं जिस पर आप अपसेट हैं। वो गौर से उनको देख रही थी। इतने दिनों में इतना तो समझने लगी थी वो उन्हें। तुम ठीक कह रही हो, मैं सवेरे की आदत का आदी हूँ। मगर फैज़ी, उसकी वजह से अपसेट है ना आप? वो उनकी एक एक तासुर को नोट कर रही थी। हाँ, उन्होंने तस्लीम कर लिया। उसको देख भी नहीं रहे थे, बस टेरेस की रेलिंग से ऊपर देख रहे थे। क्या कहा उसने? ऊंचा बोला, गुस्सा किया, नाराज़ी या धमकी, मुझे छोड़ने का हुक्म? क्या कहा उसने? वो तल्खी से बोली। कुछ भी नहीं, बस हल्का सा गीला किया जो बजा भी था, और कुछ नहीं कहा उसने, जैसे वो बहुत हर्ट हुआ है। आप क्यों दिल पे ले रहे हैं? अगर वो इस सब में शामिल ना होता तो आपकी शादी कब की निदा से हो गई होती। अगर आपका घर नहीं बसा तो उसकी वजह वो लोग हैं। अब अगर बस गया है तो भी वो नाराज़ हैं। वो दबे दबे गुस्से से कहने लगी। वो नाराज़ नहीं है, वो हर्ट हुआ है। मुझे उसे बता देना चाहिए था। वो पशेमान नजर आ रहे थे। ताकि वो फौरन यहाँ आ जाता और हर मुमकिन तौर पर आपको मुझसे दूर करने की कोशिश करता। नतीजतन आप फिर अकेले होते। क्या ये ठीक होता? पारस, वो मेरा भाई है, मेरे बेटों जैसा है। मैं उसे जानता हूँ, मुझसे मोहब्बत करता है, तभी हर्ट हुआ है। वो आपका भाई है, बेटों जैसा है, और मैं उसे नहीं जानती। मगर मुझे नहीं लगता कि उसे भी आपसे इतनी मोहब्बत होगी जितना आपको उससे है। उसे आपकी ज़रूरत है, और वो ज़्यादा अरसे आपसे नाराज़ नहीं रह सकेगा। वो थकावट से मुस्कुराया और पहली बार उसे देखा। तुम उसे नहीं जानती। वो सवेरा जैसा नहीं है। उसमें और सवेरा में बहुत फ़र्क है। वो दोनों एक ही जैसे हैं, शकील और अम्मी जैसे। हमारे रिश्ते आपस में जुड़वा है रिजवान। फारस, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हारा कज़न शुजा भी तुम्हारी माँ और भाई जैसा ही है, उसे भी तुम्हारी ज़रूरत थी, और वो इसलिए दूर चला गया कि उसे तुमसे बेहतर ज़रूरत पूरी करने वाला मिल गया होगा, तो तुम्हें कैसा लगेगा? फारस बिल्कुल चुप हो गई। उसे वाज़े बुरा लगा था। आपको लगता है मेरे दिल में उसके लिए जगह है? हरगिज़ नहीं। मगर तुम्हारा परसेप्शन उसके बारे में अच्छा है। तुम उसे कभी मफाद परस्त नहीं समझ सकती। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो, तो वो फैज़ी से ज़्यादा मफाद परस्त है। अब तुम्हें बुरा लग रहा है। मुझे भी ऐसे ही बुरा लगता है जब तुम फैज़ी को बुरा कहती हो। वो गुस्सा नहीं हो रहे थे, बस धीमे थके हुए लहजे में बता रहे थे। आप शुजा का फैज़ान से मुकाबला क्यों कर रहे हैं? मेरा शुजा से कोई रिश्ता नहीं है, मगर फैज़ान आपका भाई है। ठीक है, मैं उसे बुरा नहीं कहूँ, मगर मैं याद रखूंगी कि हमारी पहली तल्ख कलामी की वजह फैज़ान ही था। वो खफकी से बोलती उठ खड़ी हुई। और आप उसे ये भी बता दें कि आपने होटल मेरे नाम कर दिया है, और जब वो भड़के तो फ़ौरन से होटल वापस ले लें, क्योंकि मुझे आप भाइयों के दरमियान की दीवार नहीं बनना। मुझे होटल नहीं चाहिए। वो तेज़ी से अंदर की तरफ मुड़ी। पारस! रिज़वान ने पशमर्दगी से उसे पुकारा। शायद चाँद ने भी पुकारा, मगर उसने नहीं सुना। चाँद की गोल टिकी तनहा रह गई, और फिर उसकी चाँदनी फैलती गई, यहाँ तक कि स्याह आसमान सफ़ेद हो गया और बहुत से चाँद उस पर बिखरते गए।
स्पॉट लाइट्स हनूस जगमगा रही थी। पारस ने आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर बेपनाह हिस्न बिखरा था। दफातन उसके मोबाइल की बिप बजी। वो कसल मंदी से सीधी हुई और फ़ोन देखा। आने वाला पैगाम पढ़कर वो चौंकी। मैं आपके ओपन एयर कैफ़े में आपका इंतज़ार कर रहा हूँ और ये पैगाम भेजकर फ़ोन बंद कर रहा हूँ। फ़ौरन मुझसे मिलें, मुझे कुछ बात करनी है। शुजा। उसकी भवें पुरसकून अंदाज में भिज गईं। चंद लम्हे जैसे उसने गौर किया, फिर सामने स्टैंड पर रखे दावतनामों में से एक उठाया। उस पर शुजा का नाम तहरीर किया और पर्स संभाल कर उठ खड़ी हुई। एक बात उसे भी करनी थी। रॉयल होटल के सिला रेस्टोरेंट के सामने खुला टेरेस था जिसमें ओपन एयर कैफे बना था। रेलिंग के साथ रखी मेज कुर्सियां और चंद एक टहलते लोग। वहां खड़े होकर देखो तो दूर दूर तक पहाड़ियां दिखाई देती थीं। सरमा में यहाँ सब बर्फ से ढका होता था और गर्मा में सब्जे से। उन पहाड़ियों के लिए जिंदगी के दो ही रंग थे, सफ़ेद और सब्ज, और दोनों मुबारक थे। शुजा एक कुर्सी मेज के साथ रेलिंग पे हाथ रखे झुका खड़ा दूर फैले मनाजिर को देख रहा था। उसके गिलासे से झलकती आंखों में गहरी सोच की परछाइयां थीं। फैसला कुन सोच कतई अंदाज। आहट पे उसने गर्दन मोड़ी। पारस कुर्सी पर बैठ रही थी। वही शहाना अंदाज। टांग पे टांग रखी, पर्स नजाकत से मेज पर रखा और एक कार्ड दोनों हाथों में पकड़े हुए आंखें सुकेड़ कर उसे देखने लगी। मैं जानता था तुम जरूर आओगी। शुजा मुस्कुराकर सीधा हुआ। मुझे आना था क्योंकि मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। अगर ना करनी होती तो शायद इस वक्त तुम मुझे यहाँ ना देखते। वो जरा से मुस्कुराकर बोली। उसकी आंखें अलबत्ता नहीं मुस्कुराई थीं। पहले तुम कहो। वो सामने कुर्सी खींचकर बैठा। श्योर। पारस ने जरा से शाने उचकाए, जैसे उसे वाकई सिर्फ अपने कहने से गर्ज हो। कल रात हमारे होटल की एनिवर्सरी का फंक्शन है। मुझे लगा मुझे तुम्हें भी इनवाइट करना चाहिए। साथ ही कार्ड मेज के एन वस्त में रखा। मुझे खुशी है कि तुमने मुझे बुलाया। शुजा ने मुस्कुराकर सर को खान दिया। चंद लम्हे खामोशी छाई रही, फिर पारस बोली। अगर तुमने कुछ कहना है तो कहो, क्योंकि मेरा शेड्यूल आज बहुत टाइट है। तुम मुझसे क्यों भागती हो पारस? भागने का रिवाज तुम्हारे यहाँ है, मेरे यहाँ नहीं। वो उसकी आंखों में देखकर पूरे एतमाद से बोली। मगर तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। जब से मैं आया हूँ तुम मुझसे ठीक से मिली तक नहीं हो। हमने एक दफ़ा भी साथ बैठकर अच्छे माहौल में बात नहीं की। और हम साथ बैठकर अच्छे माहौल में बातें क्यों करें? मसलन तुम मेरे क्या हो जो इतना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो? मैं तुम्हारा कज़न हूँ, तुम्हारा मंगेतर था, और हमेशा तुम्हारी ज़िंदगी में एक ना भूले जाने वाले शख्स की तरह रहूँगा। वो जैसे गुस्से में आ गया। अपनी नाकदरी का गुस्सा या शायद उसकी बेअतनाई का। कज़न का ताल्लुक किस्मत ने बनाया। मंगेतर का मबहम और गैर यकीनी रिश्ता चंद एक बार के कहे गए तुम्हारे और मेरे वालिदैन के अल्फाज की वजह से कुछ अर्सा कायम रहा। और रही बात ये कि मैं कभी तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी, तो ये भी दुरुस्त है। मैं तुम्हें भुलाना ही नहीं चाहती, क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी में इतने अहम नहीं हो कि मुझे तुम्हारी याद इतनी सताए कि मैं तुम्हें भूलने की ख्वाहिश करूं। ठीक है, तुम्हारी सारी बातें दुरुस्त। मैं हमेशा से गलत था। मैंने तुम्हारी परवाह नहीं की, तुम्हें ढूंढ नहीं सका, या फिर यूं कहना चाहिए कि मैंने बहुत देर कर दी। लेकिन क्या तुम इस बात से इनकार कर सकती हो कि मैंने जो भी किया अपने और तुम्हारे लिए किया? पारस खामोश थी। वो संजीदगी से उसे देखते हुए कहने लगा। क्या तुम इस बात को झुठला सकती हो कि जब तक हम साथ थे मैंने तुम्हारे साथ कभी धोखा नहीं किया, तुम्हें इस्तेमाल नहीं किया, तुम्हारा इस्तेहसाल नहीं किया? क्या तुम मुझे भी शकील या ताई की तरह का लालची समझती हो? क्या तुम ऐसा समझ सकती हो? चंद साहतें उस मेज पर इतनी खामोशी छाई रही कि पारस की सांस लेने की आवाज़ भी शुजा को सुनाई दी। फिर वो धीरे से बोली। मैं जानती हूँ कि तुम ऐसे नहीं हो। शुजा की आंखों में मध्यम सा तासुर जागा, हैरानी, खुशी, तशक्कुर। मुझे खुशी है कि तुमने ऐसा समझा, मगर हमारे रास्ते अलग हैं शुजा, और मैं नहीं चाहती कि तुम मजीद मेरा रास्ता काटो। मैं तुम्हारा रास्ता काटने वाला नहीं, इस पे तुम्हारा साथ चलने वाला बनना चाहता हूँ। वो आहिस्ता से बोला। निगाह पारस की आंखों से न हटाई। उनमें बेख्तियार इस्तराब दर आया। उसने साथ ही पहलू बदला। वो गैर आरामदेह हुई थी। शुजा, प्लीज़, बात मत बदलना। मुझे कहने दो जो मैं कहना चाहता हूँ। उसने हाथ उठाकर पारस को रोका। मुझे बताने दो कि मैं तुम्हारे लिए वापस आया हूँ। कुदरत को हमारा मिलना मंजूर था, इसलिए उसने हमें मिलवा दिया। रिजवान हयात बहुत अच्छे सही, मगर वो तुम्हारे लिए वो नहीं हो सकते जो मैं तुम्हारे लिए था। और अब वो नहीं है। तुम्हें उनके दुख से बाहर आने में वक्त लगेगा। जितना चाहे वक्त ले लो, मगर मुझे इजाज़त दो कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर सकूँ। मैं आज भी तुम्हारे लिए वही हूँ पारो। जगह सिर्फ तुमने बदली है। पारस की आंखों में गुलाबीपन झलकने लगा। उसने इस तरफ से पहलू बदला। मुट्ठी भींची, गहरी सांस अंदर को उतारी। शुजा उसकी एक एक हरकत को गौर से देख रहा था। तुम क्या चाहते हो? वही जो हमेशा से चाहता था, तुम्हारी और मेरी शादी। अगर तुम हकीकत जान लो तो कभी इसकी ख्वाहिश ना करो। वो मध्यम से बोली, इतना मध्यम कि बमुश्किल आवाज ने लबों से खुद को आज़ाद किया। किसकी हकीकत? मेरी। और वो जो मैं कर चुकी हूँ। क्या तुमने नहीं सुना कि मैं बेवा हो चुकी हूँ? वो मुस्तरब से कह रही थी, जैसे बस कहने को बेताब हो।
जब वो उस कुर्सी पर बैठी थी तो यकसर मुख्तलिफ और पुरएतमाद लगती थी, मगर अब वो एतमाद फिसल रहा था। हाँ, मैं जानता हूँ रिजवान साहब के बारे में कि वो सीढ़ियों से गिरकर, वो हादसा नहीं था। वो मेज़ पर हाथ रखकर आगे होकर इतनी तकलीफ से शुजा की आंखों में देखते हुए बोली कि वो अपनी बात भूल गया। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि उनको मैंने धक्का दिया था, तब तुम तब भी मुझसे शादी करोगे? शुजा ने अचंभे से उसे देखा। मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, और तुम ऐसा क्यों करोगी? क्योंकि वो अपना ये होटल अपने भाई के नाम कर रहे थे, और मेरे पास उनको इस काम से रोकने का कोई तरीका नहीं था, सिवाय इसके कि मैं उनकी उनकी जान ले लूँ। वो दबे-दबे लफ्ज़ों में जैसे घुराई। मैंने उससे शादी रुपए पैसे के लिए नहीं की थी। मगर तुम नहीं समझ सकते कि उनके बहन-भाई उनको किस तरह से लूट रहे थे। मेरे पास होटल को बचाने के लिए ये वाहिद रास्ता था। क्या मैंने गलत किया? शुजा दम बख़ुद बैठा रहा, धमाकों की ज़द में या ज़िलज़िलों का शिकार। बमुश्किल बड़ी देर बाद उसने ज़रा-सा सर झटका। मैं नहीं यकीन कर सकता कि तुम ऐसा कर सकती हो। मगर मैंने किया। मैंने खुद उनके साथ ये किया। मगर मुझे अफ़सोस है, नदामत है, पछतावा है। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। बस मुझसे हो गया। वो बेबसी से लब काटती, मुठियाँ भींचती कह रही थी, पारस, पारस, तुमने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। तुम इतने अच्छे दिल की हो कि यूँ किसी की जान सदमोरे से नहीं ले सकती। मुझे यकीन है कि इस वक़्त हालात ऐसे बन गए होंगे कि तुमसे सब हो गया। वो आगे को हुआ, जैसे तसल्ली देने लगा, जैसे उसे खुद भी समझ न आ रही हो कि वो उस लड़की को अज़ियत से कैसे निकाले। पारस ने इज़्तिरारी कैफ़ियत में लबों को छुआ, फिर बाल पीछे किए। उसके हाथ हौले-हौले कँपकँपा रहे थे। आँखों का गुलाबीपन अब नमी से लबरेज़ हो रहा था। वो बहुत अच्छे थे शुजा, बहुत मेहरबान, बहुत नरम दिल। मैं उन्हें मारना नहीं चाहती थी। मुझसे बस ये हो गया। 2 आँसू टूटकर उसके गालों पर बहने लगे। उसने बेदर्दी से रुखसार रगड़े। प्लीज़ तुम किसी को मत कहना कि मैंने प्लीज़। उसकी आँखों में इल्तिजा दर आई। शुजा ने बेख्तियार नफ़ी में सर हिलाया। कभी नहीं। जो हो गया उसे भूल जाओ, और ये बात खुद से भी ना करना फ़ारो, ठीक है? उसने नरमी से कहते हुए टिश्यूज़ की जाने बढ़ाया। पारस ने टिश्यू लेकर आँखों के किनारे साफ़ किए। गहरी-गहरी साँस लेकर खुद को कंपोज़ करने की कोशिश की। उस दिन क्या हुआ था कि तुमने ये सब? शुजा ने धीरे से ये अल्फाज अदा किए। पारस ने उसके चेहरे को देखा, और उसके लबों को से ये अल्फाज निकले थे। आवाज़ की लहरें जो दांतों से टूटकर हवा में बिखरी, और हर हर्फ अलग सिमत को उड़ने लगा, यूं नरमी से जैसे पानी पे बहता, धीरे धीरे नरम नरम सा। उसने उड़ते हरूफ को पकड़ना चाहा तो वो दूर भागते गए, इतनी दूर के मौसम के रंग पुराने होने लगे। सत्रह बरस कर कतरा बदल कर सफ़ेद बर्फ बनता गया। बाहर जैसी हवा सर्द खुनकी में बदल गई। पारस ने खामोश नजरों से सामने खड़े रिजवान हयात को देखा, जो कुछ कहने के लिए अल्फाज तलाश कर रहे थे। क्या आप फैजान से बात कर रहे थे? उसने गुफ्तगू का आगाज किया, गोया उनकी मुश्किल आसान की। मैं उसे होटल का बता रहा था। फिर होटल? वो चिढ़ गई, मगर जाहिर नहीं किया। क्या कह रहा था? उसे अच्छा नहीं लगा। कहते हुए वो सामने सोफे पर बैठे, टांग पर टांग रखी, कोहनी आराम रेस्ट पे गर्दन सीधी तनी हुई। पारस ने लाशौरी तौर पर कमर सीधी की, गर्दन तनी, कोहनी सोफे के हत्थे पर बराजमान की। तो फिर आप ये फैसला वापस ले लें। पारस, मुझे पता है मुझे होटल किसको देना है, इसलिए हम दोबारा इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। मुझे लगता है आपके बहन भाई मुझसे नफरत करने लगेंगे। इस तरह तो हमारी शादी कभी कबूल नहीं की जाएगी। पारस, जिंदगी कभी शहद और मक्खन नहीं होती। हालात हर रोज नए होते हैं। किताब में एक जैसे दिन रात कभी नहीं आते। वो उसे समझा रहे थे। मैं घबरा नहीं रही, ना ही मैं आपसे शादी करके पछता रही हूँ, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं। उसने जैसे बेबसी से बताना चाहा। मैं सिर्फ आपके और आपके बहन भाई के दरमियान नहीं आना चाहती। जब मैं उनके खिलाफ बात करती हूँ तो आपको बुरा लगता है, इसलिए मैं उन्हें अपने और आपके बीच में दीवार नहीं बनाना चाहती। और मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी तरफ से अपना दिल साफ कर लो, कम से कम फैजान की तरफ से। रिज़वान, मेरा दिल अगर मैला हुआ है तो उन्हीं की बातों की वजह से हुआ है, जो आप मुझे बताया करते थे। मुझे लगा वो लोग बेहिस हैं, मगर आपको इस सब के बावजूद वो बेहिस नहीं लगते, और फैज़ान तो बिल्कुल भी नहीं। रिज़वान, मेरी और आपकी एक ही हालत थी। हम दोनों को हमारे रिश्ते एक्सप्लॉइट करते थे। मैं उनकी हकीकत जानती थी, मगर मेरे अंदर उनसे मुकाबला करने का हौसला नहीं था। आपके पास हौसला, एतमाद सब है, मगर आप उनकी हकीकत मानने को तैयार नहीं हैं। वो जैसे एक ही बात कह कहकर थक गई थी। वो मेरे खून के रिश्ते हैं। मेरे पास उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है कि दरगुजर कर दूँ। फिर फैज़ान और सवेरा में फ़र्क है।
فیضان مجھ سے واقعی محبت کرتا ہوگا، مگر وہ موقع ملنے پر آپ کو بٹرے ضرور کرے گا۔ اس میں شکیل میں کوئی فرق نہیں ہے رضوان۔ کیا ہم کوئی اور بات نہیں کر سکتے؟ وہ جیسے تھک کر بولے۔ پارس نے ذرا سے شانے اچکائے۔ آپ ٹھوکر کھا کر سنبھلیں گے، اس لیے میرا کہنا بیکار ہے۔ بس اب ہم اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کریں گے۔ ذرا سے توقف کے بعد وہ مسکرائے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کافی پئیں گے؟ ضرور۔ وہ تکان سے مسکرائے اور سر ہلایا۔ ان کے ہونٹوں سے نکلنے والے لفظ کے چاروں حروف کیمپس کے چاروں سمتوں کو اڑنے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے کرۂ ارض کا احاطہ کر لیا اور پھر اسے بھی دور نکلتے گئے، روشنی کی رفتار سے بھی تیز، کہ لمحوں میں مہینوں کا فاصلہ طے کر لیا۔ سفید چادر چٹک گئی اور پہاڑوں پہ سبزہ لہلہانے لگا۔ میں یاد نہیں کرنا چاہتی۔ پارس نے ٹیچو سے آنکھ کا کونا رگڑا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا راز رکھ لینا شجاع، اس سے زیادہ میں تم سے کچھ توقع نہیں کرتی، کہہ کر وہ پلٹی اور تیز قدموں سے اندر چلی گئی۔ شجاع تنہا بیٹھا رہ گیا۔ ملاقات ختم ہوئے پورا منٹ بھی نہیں گزرا تھا جب اسے اپنے لباس کے اندرونی جیب سے ایک چھوٹا سا موبائل نکالا اور اسٹاپ کا بٹن دبا کر ریکارڈنگ بند کی، پھر ایک MMS تیار کیا، ریکارڈنگ اس میں ڈالی اور سویرا اسد کے نام سے محفوظ کر وہ کردہ نمبر پر بھیج دی۔ میسج کا مضمون یہ تھا: آپ کے بھائی کے قتل کا معمہ بالآخر حل ہو گیا، فقط آپ کا ایک خیر خواہ۔ 10 سیکنڈ بعد پیغام کی ڈلیوری رپورٹ موصول ہو گئی۔ اس کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ در آئی۔ میسج ٹون پہ سویرا نے ٹی وی پر سے نظر ہٹا کر میز پر رکھے موبائل کو دیکھا۔ اس میں ان کی پاکستانی نمبر تھا، جس کا نمبر پچھلے کئی سال سے ایک ہی تھا اور وہ لوگوں کے پاس نہیں تھا۔ انہوں نے ریموٹ رکھا اور موبائل اٹھایا۔ MMS موصول ہوا تھا۔ سویرا نے اسے کھولا۔ آڈیو فائل۔ انہوں نے اسے پلے کیا۔ 2 لوگوں کی گفتگو، ایک پارس، دوسرا کوئی نامعلوم مرد۔ شادی کی آفر کے جواب میں پارس کا کیا گیا اعتراف جرم۔ سویرا جیسے جیسے سنتی گئی حق تک بیٹھی رہ گئی۔ ریکارڈنگ ختم ہوئی تو انہوں نے بے اختیار اسے ری پلے کیا۔ 1 2 3 پورے 4 بار انہوں نے گفتگو سنی، کیونکہ ان کو ہمیشہ سے پارس پر شک تھا، مگر شک کی تصدیق ہمیشہ نئے سرے سے حیران کیا کرتی ہے۔ وہ دم بخود رہ گئی تھیں۔ ریکارڈنگ کے اثر سے وہ نکلی تو بے اختیار ایک فون ملایا۔ فیضی، فوراً میرے پاس آؤ، میرے پاس تمہیں دکھانے بلکہ سنانے کے لیے کچھ ہے۔ چھوٹتے ہی انہوں نے کہا تھا۔ حارث کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تو ڈرائیور نے احترام سے دروازہ بند کیا اور خود آگے جا کر اسٹیئرنگ وہیل سنبھالا۔ گاڑی کے انجن کی حرارت کے ساتھ ہی پارس نے فون پر ایک نمبر ملایا اور موبائل کان سے لگایا۔ احسان صاحب، مجھے کل کی پارٹی کے حوالے سے بات کرنی تھی۔ جی کہیے میم۔ مجھے کچھ تبدیلی کرنی ہے فارمیٹ میں۔ میں سن رہا ہوں، بتائیں۔ پارس نے کہنا شروع کیا۔ اس نے ابھی 3 فکرے ہی بولے تھے کہ ڈرائیور نے بے اختیار بیک ویو مرر میں اسے دیکھا۔ حیرانی اور اچنبے سے وہ بولتی گئی اور ڈرائیور بار بار اسے دیکھتا گیا۔ آر یو شیور میڈم کہ یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے؟ اس کی بات ختم ہوئی تو بہت دیر بعد احسان صاحب بولے تھے۔ مجھے نہیں یاد اگر میں نے اظہار رائے کی درخواست کی تھی، میں نے صرف عمل درآمد کا کہا تھا۔ خدا حافظ۔ اس نے موبائل رکھا اور کھڑکی کے پار دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سوچ کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ سویرا نے اسٹاپ کا بٹن دبا کر ریکارڈنگ بند کی، پھر سامنے بیٹھے فیضان کو دیکھا۔ وہ بالکل چپ ہو گیا تھا۔ یہ بھیجی کس نے ہے؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر آپا کو دیکھتا پوچھنے لگا۔ جس نے بھی بھیجی ہو، ہمیں کیا؟ تم یہ تو دیکھو کہ ہمارے پاس پارس کے خلاف اتنا بڑا ثبوت لگ گیا ہے۔ آپا جیسے اس کے سوال پر بدمزہ ہوئیں۔ سب سے اہم بات ہے کہ یہ کس نے بھیجی ہے۔ مجھے یہ ٹیلی فون کال نہیں لگ رہی ہے، سامنے بیٹھ کر بات کی گئی ہے، مگر ان دونوں کے اتنے قریب کون ہو سکتا ہے جو ان کی گفتگو ریکارڈ کرے؟ وہ پرسوچ انداز میں کہہ رہا تھا۔ فیضی، جو بھی ہو، ہمیں کیا؟ نہیں، یہ کون ہے جو ہمارا اتنا ہمدرد ہے کہ ہماری یوں مدد کرے؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ وہ صرف ہماری مدد کرنا چاہ رہا ہوگا۔ مگر کیوں؟ اس میں کیا فائدہ؟ یہاں بنا مفاد کے کوئی کچھ نہیں کرتا۔ سویرا آپا کو بھوسا آنے لگا۔ وہ کچھ اور بات کر رہی تھی اور فیضان کچھ اور کہہ رہا تھا۔ فیضی، تمہیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ پارس کیا کہہ رہی ہے؟ تم بھیجنے والے کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ فرق تب پڑے گا جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ یہ اصلی ریکارڈنگ ہے۔ وہ بے پرواہ انداز میں کہتا، صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھا جیسے اسے واقعی فرق نہ پڑتا ہو۔ کیا تمہیں یہ جعلی لگتی ہے؟ سویرا آپا کو شوق لگا۔ میرا نہیں خیال کہ پارس نے بھائی جی کو قتل کیا ہے، مگر بالفرض یہ آڈیو اصلی ہے تب بھی کوئی اتنی آسانی سے ان کی گفتگو کیسے ریکارڈ کر سکتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ جیسے خود بھی چونکا۔ یہ شاید شجا نے کی ہو۔ کون شجا؟ سویرا آپا بے اختیار آگے کو ہوئیں۔ یہی جو اس میں بول رہا ہے، پارس کا کزن۔ لیکن اس کو یہ ہمیں دیکھ کر کیا فائدہ ہوگا؟
اسے تو پارس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے کیونکہ وہ اسے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس صورت میں وہ ساری دولت کا مالک بن جائے گا۔ وہ اپنے ہاتھ آیا پارس یوں کیوں گوائے گا؟ بس فیضی، سبیرا آپا کا ضبط جواب دے گیا۔ تم یہ بتاؤ کہ ہمیں اس آڈیو کا کیا کرنا ہے؟ ہم، اس نے جیسے سنا ہی نہیں۔ یہ شجا ہی ہے، یہ بھی یقیناً ہم سے کچھ چاہتا ہے۔ بہرحال اس آڈیو کو ہم ابھی سنبھال کر رکھیں گے تاکہ وقت آنے پر استعمال کر سکیں۔ سویرا آپا کے چہرے پر بدمزگی پھیلی۔ یہ ان کی توقع کے برخلاف تھا۔ کیا ہم اس کو پارس کے حوالے نہ کریں؟ میرا مطلب ہے ایک کاپی اس کو بھجوا نہ دیں تاکہ وہ جان لے کہ ہم اس کی حقیقت سے باخبر ہیں۔ اور آپا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کریں بس۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں بولنے سے روکا۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئیں۔ کم از کم کل رات کی پارٹی تک آپ کچھ نہ کریں۔ کیوں؟ کل کی پارٹی میں اہم کیا ہے؟ بظاہر کچھ بھی نہیں، مگر میری گٹ فیلنگ کہتی ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ آخر پارس نے فیضان حیات کو مدعو کیا ہے، اس کی کوئی وجہ ضرور ہے۔ وہ اٹھا تو سویرا نے بے اختیار اسے سر اٹھا کر دیکھا۔ تم کہاں چلے؟ کھانا کھا کر جاؤ۔ مجھے پارس کو کال کرنی ہے۔ وہ موبائل پر نمبر ملا تھا، باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی سویرا نے اپنا فون اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ حکم کیجیے میڈم جی۔ شکیل کا معنی خیز لہجہ۔ وہ سلگ گئیں مگر ضبط کر لیا۔ تمہاری تیاری مکمل ہے؟ جی ایک دم مکمل، مگر کیا کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ ان کے لہجے سے جھلکتی پریشانی اسے پریشان کر گئی۔ ہاں، ہمیں پارس کے خلاف کچھ ملا ہے۔ ہمیں؟ مطلب مجھے؟ تو پھر اسے نہیں مارنا؟ سویرا نے ایک لمحہ، بس ایک لمحہ لیا سوچنے میں، پھر بولی ہمارا پلان نہیں بدلے گا، ویسے ہی آگے چلے گا جیسے ہم نے سوچا تھا۔ ان کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ شکیل جیسے شانت ہو گیا۔ باہر لان میں کھڑا فیضان موبائل کان سے لگائے ٹہلتا ہوا کہہ رہا تھا، جی میم، میری اس سے بات ہو گئی تھی، آپ کا پیغام دے دیا ہے۔ گڈ۔ انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ پارس نے چند لمحوں کے توقف کے بعد پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، خاموش ہو گئے۔ مزید کچھ میم؟ وہ تابیداری سے پوچھنے لگا۔ مجھے ان کا جواب مل گیا ہے، مزید کچھ نہیں وائس، تھینکس۔ پارس نے کال کاٹ دی۔ فیضان نے آہستہ سے فون کان سے ہٹایا۔ وہ جیسے گہرے مخمصے میں الجھا تھا۔ فیروزہ مائی نے کمرے کے ادھ کھلے دروازے سے اندر جھانکا۔ بستر کی پائنتی پہ بیٹھے شکیل نوٹ گن رہا تھا۔ ماں کو آتے دیکھ کر جلدی جلدی نوٹ سمیٹے اور والٹ میں ڈالے۔ فیروزہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھتی اندر آئی۔ اور تو کہتا ہے تیرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے؟ جھوٹ نہیں کہتا، اس نے بدمزہ ہو کر کہتے ہوئے والٹ جیب میں ڈالا۔ پھر یہ پیسے کہاں سے آئے؟ سویرا میڈم نے دیے ہیں۔ کمرے میں بوجھل سی خاموشی چھا گئی۔ فیروزہ مائی کے چہرے پر مجرمانہ اضطراب پھیل گیا۔ تو واقعی پارو کو مارنے جا رہا ہے؟ اور کچھ فکریں فیروزہ مائی بھی ایک دفعہ میں ادا نہیں کر سکتی تھیں۔ میں نہیں، ہم۔ شکیل نے غور سے اسے دیکھتے ہوئے پرعزم انداز میں دہرایا۔ اور یاد رکھنا امی، اگر پھنسے تو ہم دونوں پھنسیں گے۔ اللہ نہ کرے، وہ دہر کر بولی۔ تو بس فکر نہ کر اور دیکھتی جا کے میں کیا کرتا ہوں۔ اس نے بے نیازی سے کہتے ہوئے بازوؤں کا تکیہ بنا کر بیڈ کراؤن سے سر ٹکایا۔ وہ سویرا، وہ مکر تو نہیں جائے گی کہیں؟ اس کی ایسی ہمت نہیں ہوگی۔ میں نے احتیاطاً اپنی اور اس کی ساری گفتگو ٹیپ کر رکھی ہے۔ اگر اس نے مجھے ڈبل کراس کرنے کی کوشش کی تو ساری عمر بھگتے گی۔ مگر تو کیسے کرے گا یہ سب؟ وہ ابھی تک فکر مند تھی۔ شش، دیوالوں کے بھی کان ہوتے ہیں، اس نے ماں کو تنبیہ کی۔ فیروزہ نے ادھر ادھر دیکھا اور خاموش ہو گئی۔ بس تو کل شام کی پارٹی کا انتظار کر امی، وہ ٹیک لگائے چھت کو دیکھتا مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ فیروزہ مائی نے مسکرانے کی کوشش کی مگر اس کا چہرہ اندیشوں سے بھرا تھا۔ رات آئی گزر گئی، سویرا آیا اتر گیا اور پھر اگلی شام ڈوبنے لگی۔ اپنے چھوٹے سے بنگلے کی بالائی منزل کے کمرے میں کھڑے فائز نے آئینے کو دیکھتے ہوئے سیاہ سوٹ کا آخری بٹن بند کیا، ٹائی کی نوٹ درست کی، بالوں کو آخری دفعہ برش کیا اور پرفیوم اٹھا کے گردن پر سپرے کیا۔ محلول کے قطرے اڑے اور فضا میں بکھر گئے۔ اس نے چابی، موبائل اور والٹ اٹھایا، ایک نظر کھڑکی سے دکھائی دیتے پارس کے گھر پر ڈالی اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ چند میل دور شہر سے ذرا فاصلے پر واقع رضوان حیات کے بڑے سے گھر کے ڈرائیو وے میں سویرا گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ رہی تھی۔ انہوں نے براؤن سلک کا نفیس لباس زیب تن کیا ہوا تھا، بال جوڑے میں باندھ رکھے تھے، چہرے پر عمر کے حساب سے میک اپ اور آنکھوں میں اعمال کے حساب سے اتری پریشانی واضح تھی۔ ڈرائیور نے کار کا دروازہ بند کیا اور اپنی جگہ سنبھالی۔ ہوٹل جانا ہے، کروفر سے کہہ کر وہ کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ ڈرائیور سر ہلا کر کار ریورس کرنے لگا۔ میں اس پارٹی میں جا کر کیا کروں گی؟ پارس کے گھر میں کھڑی تیار ہوتی فیروزہ مائی نے بد دلی سے کہتے ہوئے شکیل کو دیکھا جو کوئی 5ویں بار ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑے ہو کر پیلی شرٹ کا کالر گہرے نیلے کوٹ کے اوپر ٹھیک کر رہا تھا۔ کیوں امی، تو پڑھے لکھے لوگوں کی کمپنی میں خود کو غیر آرامدہ محسوس کرتی ہے؟ وہ ہنسا۔
बकवास न कर, जल्दी कर, टाइम होने वाला है। उसने घड़ी को देखते हुए कानों के पीछे उड़सा दुपट्टा मज़ीद सख्ती से उड़सा। वो मैडम साहिबा भी हमारे साथ चलेगी या हम अकेले जाएँगे? साथ ही खुले दरवाजे से नज़र आती सीढ़ियों को देखा। हमें पहले जाना चाहिए, शकील कहते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। पहाड़ की दूसरी जानब सड़क पर एक नीली कार दौड़ रही थी। ड्राइविंग सीट पर बैठा शुजा खामोश सा स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखे कार चला रहा था। उसकी कार का रुख रॉयल होटल की जानिब था। वो खामोश था मगर तमानियत के एहसास से लबरेज। पारस की बातें अब भी उसके दिमाग में घूम रही थीं। तो इसी सस्पेंसफुल नोट पे करते हैं आज के एपिसोड को ख़त्म। इंशाल्लाह आइंदा भी इसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि अभी तक की स्टोरी आपको पसंद आ रही होगी। अगला हिस्सा स्टोरी का आखिरी हिस्सा होगा, तो उसको सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। इंशाल्लाह तब मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।